प्रिय विद्यार्थियों, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी थर्ड ईयर के तीसरे पेपर उद्विकास के लिए आज हमारा प्रकरण है विभिन्नताएं। आज हम विभिन्नताओं पर चर्चा करेंगे। विभिन्नताओं पर चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणीशास्त्र। विभिन्नताएं। प्रकृति में पाई जाने वाली कोई भी जीव पूर्ण रूप से समान नहीं होते। समस्त प्राणी विभिन्नता व्यक्त करते हैं। ये दो ऐसे जैविक तथ्य हैं जो जीवित प्राणियों के अत्यधिक महत्वपूर्ण विभिन्नताएं व्यक्त करते हैं। विभिन्नता एक गतिशील कारक होती है। इसकी अनुपस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता और विभिन्नताओं के बिना उद्विकास रुक जाएगा। सभी प्रकार की विभिन्नताएं एक समान नहीं होती। कुछ विभिन्नताएं वंशागत होती है और कुछ विभिन्नताएं अवंशागत होती है। जो अवंशागत विभिन्नताओं का कोई भी उद्विकास या महत्व नहीं होता, क्योंकि वे केवल जीव विशेष में ही होती है, ना कि जीव विशेष की संपूर्ण उपजातियों में। एक समष्टि में एक प्राणी अन्य सभी प्राणियों के बीच में जो अंतर पाए जाते हैं उन्हीं को विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नताएं जैव विकास के महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्नताओं के बिना जैव विकास संभव नहीं है। वंशागति योग्य विभिन्नता ही विकास क्रम में सहायक होती है। इनका संबंध केवल प्राणी से ही होता है, न कि प्रजाति से, और विभिन्नताएं जैव विकास को अपार आधार प्रदान करती है। आनुवंशिक विज्ञों ने विभिन्नताओं के दो प्राथमिक स्रोत बताए हैं। पहला स्रोत उत्परिवर्तन है और दूसरा पुनः संयोजन है। उत्परिवर्तन को पुनः दो प्रकार के उत्परिवर्तनों में विभक्त करते हैं: जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। पुनः संयोजन में तीन बातें आती है: विषम युग्मता। इससे अभिप्राय दो समयुग्मजीय माता पिता के मध्य जनन होने पर विषम युग्मता उत्पन्न होती है। दूसरा, अकस्मात अपव्यूहन के कारण पुनः संयोजन होता है। तीसरा, विनिमय गुणसूत्र के मध्य आनुवंशिकी को आधार प्रदान करता है। तो आनुवंशिकी विज्ञों के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो प्राथमिक स्रोत है वो एक तो उत्परिवर्तन है, एक पुनः संयोजन है। जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्री दो प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं, और जीनों का नया संयोजन जिन्हें पुनः संयोजन कहते हैं वो विषम युग्मजता, अकस्मात अपव्यूहन और गुणसूत्रों के मध्य विनिमय के माध्यम से आदान प्रदान से ये उत्पन्न होती है। अब विभिन्नताओं को हम वर्गीकृत कर सकें विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में, तो 6 प्रकार की विभिन्नताएं हमारे पास आती हैं। सबसे पहला आता है गणितीय विभिन्नताएं, जिन्हें मैरिस्टिक वेरिएशन कहा जाता है। दूसरा, वास्तविक विभिन्नताएं, जिन्हें सब्सटेंटिक वेरिएशन कहा जाता है। तीसरा, अनवरत या अस्थिर विभिन्नताएं, जिन्हें कंटिन्यूअस या फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन कहते हैं। चौथा, असतत विभिन्नताएं, जिन्हें उत्परिवर्तन भी कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड म्यूटेशंस। पांचवा, कायिक या उपार्जित विभिन्नताएं, सोमेटोजेनिक या एक्वायर्ड वेरिएशंस। और छठा, भ्रूणीय या जन्य विभिन्नताएं, जिन्हें ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल वेरिएशन कहा जाता है। अब हम वन बाय वन इन विभिन्नताओं को लेते हुए उनके एग्जाम्पल सहित उदाहरण देखेंगे, उदाहरण सहित उनका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। पहला, गणितीय विभिन्नता, जिन्हें हम मैरिस्टिक वेरिएशन कहते हैं। इस प्रकार की जो विभिन्नता होती है, प्रकृति के अनुसार गणनीय विभिन्नताएं वे विभिन्नताएं होती है जो जीव के दोहराए गए अंगों से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, सितारा मछली में 5 के स्थान पर कभी कभी 6 भुजाओं का पाया जाना। इसी प्रकार कशेरुकों की संख्याओं में वृद्धि या कमी, मनुष्य में 12 पसलियों के स्थान पर 13 पसलियों का पाया जाना, हाथ में 5 उंगलियों के स्थान पर 6 उंगलियों का पाया जाना, जो गणनीय है। इस प्रकार की विभिन्नता हैं। इन विभिन्नताओं को मैरिस्टिक विभिन्नताएं कहा जाता है। वास्तविक विभिन्नताएं, इस प्रकार की विभिन्नताएं वे विभिन्नता होती है जो जंतु के विभिन्न प्रकार के भागों के परिमाण और वर्ण से संबंधित होती है। मानव का आकार, परिमाण, वर्ण, इस प्रकार की विभिन्नताएं मिलती है कि विभिन्न व्यक्तियों के कारण
नासिका, उंगलियां, नेत्रों का आकार, बालों, नेत्रों और त्वचा के वर्ण यानी कि कलर में विभिन्नता पाई जाती है। ये विभिन्नताएं वास्तविक विभिन्नता या सब्सटेंटिव वेरिएशन कहलाती है। अनवरत वेरिएशन, इनको अस्थिर विभिन्नता भी कहा जाता है। इसको कंटिन्यूस या फ्लक्चुएटिव वेरिएशन के साथ में इनको अस्थिर विभिन्नता भी कहा जाता है। ऐसी विभिन्नताएं बहुत ही सूक्ष्म क्रमबद्धताओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रेषित होती है। ये वे विभिन्नता हैं जो औसत स्थिति से घटती और बढ़ती रहती है। किसी एक निश्चित लक्षण के लिए एक जंतु के किसी भाग को उस जंतु जाति के बहुत से सदस्यों में जब अवलोकित किया जाता है या परखा जाता है तो अस्थिर विभिन्नता हमें धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में दिखाई पड़ती है। डार्विन ने इन अस्थिर विभिन्नताओं को वर्ण का मूल तत्व माना और इनका कोई भी कारण हो सकता है। ये परिवर्तनशील विभिन्नताएं प्रकृति में निरंतर देखी गई है। समस्त जंतुओं की सामान्य विशेषताएं होती है। डार्विन ने इन्हें उच्चावचन कहा है। ये एक दिशा में प्रगामी एकत्रीकरण के द्वारा नई जाति का निर्माण करती है। व्यस्क मनुष्य की ऊंचाई, भार, मानसिक स्थिति में पाई जाने वाली विभिन्नताएं जो होती है तो इसी क्रम की विभिन्नता है। ये विभिन्नताएं वंशागति के योग्य भी हो सकती है और अयोग्य भी हो सकती है। असतत विभिन्नताएं या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, जिन्हें हम म्यूटेशंस भी कहते हैं, ये विभिन्नताएं अस्थिर विभिन्नताओं से इस अर्थ में भिन्न होती है कि ये जाति प्रारंभ में बहुत अधिक विभिन्नता लिए हुए होती है। ये विभिन्नता औसत स्थिति के आसपास घटती या बढ़ती नहीं है, बल्कि अकस्मात ही एक नई स्थिति उत्पन्न कर देती है और निरंतर क्रम द्वारा ये नवीन स्थिति जो है स्थायी हो जाती है। इस प्रकार के जो उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं उनको उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं और उत्परिवर्तन सदैव उत्पन्न नहीं होते हैं। नहीं, इसकी कोई निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, आवर्तिता होती है। ये गणनीय और वास्तविक भी हो सकते हैं। असतत विभिन्नताएं ये बड़ी होती है, अकस्मात होती है और आकस्मिक होती है। सामान्य गुणों से बहुत अधिक विचलित कर देती है जंतु को। औसत गुणों से ऊंचावचन नहीं होता, बल्कि एक नए रूप में ये प्रदर्शित होती है। वंशागति भी के योग्य होती है। इसीलिए तो डी वरीज ने इन्हें उत्परिवर्तन कहा है। उदाहरण के लिए कसूरियों की उंगलियों की मानक संख्या में विचलन, बकरी में 2 के स्थान पर 4 सींगों का होना, एक श्रृंगहीन बछड़ा, एक छोटे पैरों युक्त मेमना और एक कांटेहीन गुलाब, ये अनवरत वेरिएशन के ऋणात्मक उदाहरण हैं। जबकि लंबी पूंछ युक्त जापानी मुर्गे, कांटेदार होली और पौधों की पत्तियां आदि असतत विभिन्नताओं के धनात्मक उदाहरण हैं। उत्परिवर्तन ही विकास का एकमात्र मूल पदार्थ होता है। ये व्यष्टिक या अस्थिर विभिन्नताओं का इसमें कोई उद्विकास महत्व नहीं होता। कायिक या उपार्जित विभिन्नता है, इन्हें कहते हैं सोमेटोजेनिक या एक्वायर्ड वेरिएशंस। उपार्जित लक्षण जीव के द्वारा अपने जीवन काल में उत्पन्न किए जाते हैं। वातावरण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये उपयोग या अनुपयोग के प्रभाव के कारण या कृत्रिम रूप से उत्पन्न किए गए उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाले परिवर्तनों को उपार्जित विभिन्नताओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। एक खिलाड़ी की पेशियों का अच्छा विकसित होना जो उसने एक्वायर्ड करा है, ये कायिक या उपार्जित विभिन्नताओं का एग्जाम्पल है। चीनी स्त्रियों के छोटे पैरों का पाया जाना भी कायिक विभिन्नताओं के जन्म पहचे उदाहरण है। ऐसे लक्षणों की वंशागति अगली पीढ़ियों में वंशागत नहीं होते हैं। यह भी बनता है कि वंशागति योग्य नहीं होती है और धारक इस लक्षण को धारण करने वाले जीव की मृत्यु के साथ ही ऐसे लक्षण या ऐसी विभिन्नताएं विलुप्त हो जाती है। इन्हें प्रचलित रूप से उपार्जित विभिन्नता कहा जाता है। लेमार्क ने इन उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर बल दिया था और विकास का कारण बताया था। छठा, जिसे हम कहते हैं भ्रूणीय या जननीय विभिन्नता है, ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल वेरिएशन। जर्म कोशिकाओं में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उन्हें भ्रूणीय या जननिक विभिन्नताएं कहा जाती है। ये विभिन्नता वे विभिन्नता होती है तो प्रारंभ में जन्म कोशिकाओं में निश्चित होती है, फिर भ्रूणीय जीवन से लेकर प्राणियों के मृत्यु काल तक किसी भी समय प्रकट हो सकती है।
जर्म कोशिकाओं में होने वाली ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकी के द्वारा प्रेषित होती है और ये समस्त उत्परिवर्तन भ्रूणीय होने चाहिए। विभिन्नताओं का विकास में योगदान। विभिन्नताओं के प्रकारों का हमने चर्चा कर ली है। अब चलते हैं विभिन्नताओं के विकास में योगदान पर। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएशन इन इवोल्यूशन। प्राणियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों के द्वारा उनमें विभिन्नताएं विकसित होती है और इन कारकों में प्रमुख जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्री उत्परिवर्तन है। जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्री उत्परिवर्तन विकास का आणविक आधार डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए को हम मास्टर अणु कहते हैं। मास्टर रोल निभाता है। ये सभी जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण और नियमन करने का कार्य डीएनए करता है। डीएनए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। डीएनए सूचनाओं का आदान प्रदान प्रोटीन के माध्यम से करता है। अतः प्राणियों में उत्परिवर्तन के कारण नई विभिन्नता विकसित होती है और कालांतर में इनके कारण प्राणियों में अनुकूलन विकसित होता है, जिसका प्रकृति के द्वारा चयन कर लिया जाता है। प्राकृतिक वर्ण होता है और अधिकतम अनुकूलित प्राणी का निर्माण होता है। विभिन्नताओं के कारण भोजन, ताप, ठंड की प्रचुरता, कमी का प्रभाव, शत्रुओं की उपस्थिति, अनुपस्थिति आदि ऐसी विभिन्नताओं के कुछ उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण तो विभिन्नता वातावरण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात ये बाहरी परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों पर निर्भर करती है। कुछ उदाहरणों में विभिन्नताएं अनुकूल नहीं होती है, तो अनुकूलन की क्षमता जो विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है वो विभिन्नताओं का महत्वपूर्ण कारक होती है। केलॉग ने इसके 3 मुख्य स्पष्टीकरण दिए हैं। पहला, जर्म प्लाज्म में निहित आनुवंशिक प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली जंतु में विभिन्नता अनिवार्य होती है। दूसरा, उभय मिश्रण या विभिन्नता का मुख्य कारण होता है। दो प्राणियों के जर्म प्लाज्म के सहयोग से बनी जर्म कोशिकाओं से उत्पन्न प्राणी किसी भी जनक प्राणी से थोड़ा भिन्न होता ही है। तीसरा, जर्म कोशिका उत्पन्न करने वाले जीवों में सदैव परिवर्तनशील वातावरण के प्रभाव से जन्मजात विभिन्नता उत्पन्न होती है। इन उपरोक्त सभी तथ्यों से किसी की भी सत्यता का परीक्षण से सिद्ध करना सरल नहीं है। हम उत्परिवर्तन को केवल आनुवंशिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण मान सकते हैं। ये वंशागत विभिन्नता हैं, जीन आवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करती है और इस प्रकार उद्विकासीय परिवर्तन को उत्पन्न करती है। विभिन्नताओं के बारे में चर्चाएं यहीं समाप्त होती है। आज का हमारा जो असाइनमेंट है, विभिन्नता कितने प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित इसका वर्णन कीजिए। यह आप लोग का क्वेश्चन है जिसे आप सरल करके वास्तव में शेयर कर लें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल को दबाकर इसको लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।